हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी मेंस मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस के एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस के डे 2 के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले वाले पार्ट 1 को जरूर देखा होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको करीब 11 से 12 क्वेश्चंस दिए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, और उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और बहुत बारीकी से मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी। तो इस वीडियो में भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और खुद से ट्राई करना है कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा, आप इसको पढ़िए और गेस करिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 432 है। तो हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा। कल मैंने इस टाइप सॉरी कल नहीं, मैंने इससे पहले वाले क्लासेस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि साधारण ब्याज और जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है 2 इयर्स पे और 3 इयर्स पे दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 इयर्स की बात करें तो 2 इयर्स के लिए तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि D इक्वल टू यानी कि अंतर बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में 3 वर्ष कह रहा है, क्वेश्चंस में 3 वर्ष कह रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष कहता है तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 वर्ष रहने पर 3 वर्ष फॉर्मूला क्या होगा, D बराबर यानी कि डिफरेंसेस दोनों का अंतर बराबर यहाँ पे हम करते हैं P इंटू R/100 का स्क्वायर, उसके बाद 300 प्लस R/100। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 वर्ष के लिए। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है आप उसको पुट कर लीजिए। अंतर हमारे पास दिया गया 432, ये मैंने रखा। P हो गया, हमें निकालना है। R के वैल्यू को 20% रखते हैं तो 20/100 यानी 1/5, और 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25। तो 1/25 गुने 300 प्लस R यानी 320 बटे, यहाँ पे हम क्या करते हैं 32/10 कर लेते हैं क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको 16 से ले जाऊं तो 16 दूनी की 32, ये आपका कटेगा कितना, 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32। चलो 16 से तो नहीं कटेगा, तो 16 से तो नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 432 रखते हैं। बत्तीस बाई 10 यहाँ तक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 16 और ये हो जाएगा 216। 216 कटेगा नहीं अभी, इसको हम 4 से ले जाते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 पच्चे 20 और 4 चौका 16 54, अभी भी नहीं कटेगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 27। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हमारे पास बनेगा, ये देखिए आपका 5 हो जाता है, कट जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P की वैल्यू जो होगी वो 27 इंटू 125, 7 पच्चे 35, लास्ट में देखिए 35 आपका यहाँ पर भी है, लास्ट में 5 यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 3375 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हम बी पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान रखना है, पहला कि 2 वर्ष का फॉर्मूला है तो क्या लगाना है, और अगर 3 वर्ष का फॉर्मूला है तो क्या लगाना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि के किस मान के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कह रहा है कि के का वह मान कौन सा होगा जिसके लिए द्विघात समीकरण के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल के बराबर है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस है, जो द्विघात समीकरण, उसको तोड़ेंगे। के एक्स माइनस के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, अब इसके बाद आपको पता है कि अगर क्वेश्चंस में कहता है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर रहने का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जब मूल बराबर कहेगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है,
ये आपका ए हो गया, ये टोटल बी हो गया, यानी यहाँ पे जो भी दिख रहा है एक्स के पहले जितने भी उसके गुणांक रहेंगे वो आपका बी होगा और लास्ट में ये आपका सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी स्क्वायर बराबर 4ac करना है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac अगर हम करते हैं तो आप यहाँ पे कहेंगे कि -2k का स्क्वायर, राइट साइड में 4, ए की जगह पे कितना रखेंगे k और c की जगह पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू k इंटू 6। 4k से 4k में अगर कटाते हैं तो यहाँ पे k बचेगा, k इक्वल टू 6। यानी देख लीजिए ऑप्शंस क्या आप मैच क्या कर रहा है, ऑप्शंस हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल सही। कि क्वेश्चंस पूछा कि k का वह मान कौन सा होगा जिसके लिए द्विघात समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 मूल बराबर होंगे, तो यहाँ पे आपका k बराबर 6 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। राइट, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गेस करिए प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वर्गाकार भूखंडों के परिमाप क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी दो वर्गाकार कोई भूखंड है यानी कि कोई खेत वगैरह है, एक तीसरे वर्गाकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल दोनों भूखंडों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। बस कुछ क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि अगर वर्गाकार भूखंड का परिमाप दिया गया, परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। अगर मान लीजिए कोई एक वर्गाकार कोई खेत हो गया या फिर कोई भी आकृति हो गई, तो परिमाप का मतलब कि चारों जो भुजा होती है, ये चारों भुजा इसको ऐड किया था, ये परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा अगर 52 दिया गया, अगर इसका 4a 52 है तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना, 13 चौका 52, यानी इसका a निकल गया हमारे पास कितना, 13। अब क्वेश्चंस में आगे कह रहा है कि एक और भूखंड था जिसका परिमाप 20 था, तो मान लीजिए कि एक और कोई है जिसका 4a इक्वल टू 20 दिया गया, तो a मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20 है, तो ये हो गया आपका 5। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है कि तीसरे वर्गाकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल दोनों भूखंडों के क्षेत्रफल, यानी अगर भुजा का स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल निकलेगा, तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 169 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि इन दोनों के अंतर जो है, क्वेश्चन ध्यान समझिए कि तीसरा क्षेत्रफल दोनों के भूखंडों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, यानी यहाँ पे अंतर के बराबर है तीसरा, तो हम मान लेते हैं कि आपका स्क्वायर। तो 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 144। 144 का a स्क्वायर करते हैं तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 12। अब हमें इसका क्या बताना था, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस आपके सामने क्या कह रहा है कि तीसरे वर्गाकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना था, परिमाप यानी 4 से गुना कर लीजिए 48। ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, सी को टिक कर सकते हैं। बस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझिए और जिस तरह से कहा जा रहा है उसको करिए। मेंसुरेशन का सबसे खास बात होता है कि बिना फॉर्मूला के आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो जिस आकृति के बारे में बात कर रहा है उसका फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी एल दिया गया है और बी दिया गया, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 678 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो बस यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगाना है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, तो आप कहेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, TAC कर सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैठाएं LB प्लस BH प्लस HL बराबर में हमारे पास कितना दिया गया 678, बस सभी के वैल्यू को पुट कर लीजिए। लंबाई हमारे पास पता है, तो लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई 9, तो 12 9 108 डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद 9 गुने H कर लेते हैं और HL, H हमें नहीं पता है और L हमें दिया गया था 12। चलो ये हो गया 678। अगर हम इसको कटा लेते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा 3 3 9, ठीक है 339। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 प्लस 12 और 9 कितना 9 2 11 यानी 21H बराबर में 339। अगर राइट साइड में अगर 21H को इधर ही छोड़े 339 में से 108 को हम घटाएं तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे आपका 23। ठीक है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 21 से अगर कटाते हैं तो 21 से कम 21, यहाँ पे बचेगा 2 और 1 फिर से 21 यानी 11 बार में। H की वैल्यू क्या निकल गया 11, ऑप्शंस में दिख रहा है। हमें यही तो पूछा गया था कि घनाभ की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई यहाँ पे हो गया 11 सेंटीमीटर।
तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछने का कुछ भी बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई कर नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ आपसे चेक किया जाता है कि फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, फॉर्मूला पे आप बैठा सकते हैं कि नहीं सकते। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी आपको समय नहीं लेना है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस का लेवल, कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चंस का लेवल हम दिन पर दिन बढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते। पहले क्वेश्चंस के सब मतलब सिंपल वाले क्वेश्चंस को भी समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया और उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाए कि मतलब कोई देखना ही पसंद ना करे, ऐसा नहीं करते। अगला है कि यदि 12 वस्तुओं का मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए कि लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, क्योंकि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से करना है। देखिए इस तरह के प्रश्नों कैसे करते हैं, एक तरफ आप सीपी लिखिए और एक तरफ एसपी लिखिए, ठीक है। सीपी वाले जो भी बात कहा जाए उसको एसपी में लिख दीजिए। अगर कहा जा रहा है कि 12 वस्तुओं का मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे लिख देते हैं 12, और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी कह रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये बताइए कि 10 रुपए मैंने कोई चीज को खरीदा और उसे अगर मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पे, तो आपको पता है नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, तो नीचे हमने क्रय मूल्य रखा और उसके बाद गुणे में 100 रखा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और ये आपका 20, यानी कि 20% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन हम सी पे जा सकते हैं, 20%, राइट। 12 वस्तुओं का मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20%, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि 85 और 153 85 और 153 के महत्तम समापवर्तक 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया था, कई बार पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे इसको आप करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर महत्तम समापवर्तक कह रहा है यानी एचसीएफ की बात करें तो 85 153 का महत्तम समापवर्तक आप आसानी से देख सकते हैं। 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक 17 गुने 5 17 25 85 हो जाता है, और 153 को करेंगे तो 17 9 153, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 17। तो यहाँ पे एचसीएफ जो है हमारा कितना है, 17 है। एचसीएफ हमारा हो गया 17, राइट, के रूप में व्यक्त किया जाता है। कितने के रूप में, यानी जो हमारा एचसीएफ निकल रहा है वो किस रूप में है, 85x माइनस 153 के रूप में है। तो हमें यहाँ पे x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आसानी से कर सकते हैं। अगर 153 को मैं इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा, 85x बराबर 170, और 170 यानी पे ध्यान दीजिएगा 17 25 85 और 17 10 170, x की वैल्यू यहाँ पे 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो 2। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को समझना था कि महत्तम समापवर्तक 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया था। रूप में व्यक्त करने का मतलब कि ये जो है वो क्या है, वो आपका HCF ही है, तो यहाँ पे मैंने HCF के रूप में यहाँ पे रख दिया, राइट। चलिए इसके बाद अगला सवाल, ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी 18 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो क्या करते हैं, धारा के अनुकूल चलते हैं तो x प्लस वाई और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी अगर 18 बटे 2 करेंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर। धारा के दिशा में नाव की चाल हो गया ये आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की चाल ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 किलोमीटर ये आपका दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां से कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो 7 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो नाव की चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चंस में पूछा है कि तब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। तो धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई करेंगे, तो x है 7 और y है आपका 2, कितना आ जाएगा 5, तो 5 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन हम बी पे जाएंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जब धारा के अनुकूल कहता है यानी धारा के दिशा की बात कर रहा है तो वहां पे x प्लस वाई करते हैं, और धारा के विपरीत जब कहता है तो x माइनस वाई करते हैं। धारा के प्रतिकूल कह रहा है यानी विपरीत कह रहा है तो x माइनस वाई मैंने किया, और दोनों का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू हमने निकाला ही है, y का वैल्यू क्वेश्चंस में ही दिया गया था, तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चंस है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 20, 28 और 35 घंटे में भर सकते हैं। 3 अलग अलग हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोला जाता है, यानी ए हमेशा ओपन ही रहता है, और बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो बताइए कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये क्वेश्चंस आपने कई बार पढ़ा होगा, अलग अलग पेपर्स में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कैसे करेंगे कि ए, बी और सी, ठीक है। ए कितने घंटे में कर रहा है? 20 घंटे में। बी जो है उसको 28 घंटे में, और सी जो है उसको 35 घंटे में कर सकता है। तीनों का इकट्ठा एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 28 और 35 का एलसीएम अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि 28 बचे 140, 35 चौका 140, और ये आपका 140 बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी इफिशियंसी 7, 28 बचे 140 और 35 चौका 140, तो ये इनकी इफिशियंसी हो गई, राइट। यानी एक घंटे में वो 7 यूनिट कर सकता है, 5 यूनिट कर सकता है, 4 यूनिट कर सकता है। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस आपके सामने ये है, क्वेश्चंस कह रहा है कि बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है। ए तो पूरे समय के लिए, मान लीजिए कि ए को अगर आप स्टार्ट करते हैं, ए पहले स्टार्ट होता है, वो हमेशा ऑन रहता है, और दूसरे घंटे में क्या होता है कि ए के साथ पहले बी आएगा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका 2 घंटे काम हुआ, फिर तीसरे घंटे में ए के साथ कौन सा आएगा? तीसरे घंटे में ए के साथ फिर हम देखेंगे तो सी आएगा, इस तरह से। तो हम उसको छोड़ते हैं, पहले इसी पे समझ लेते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पे हाँ एक ऐसे नहीं कह रहा है, सॉरी, इसको देखिए ठीक से समझते हैं। ऐसे कह रहा है कि ए तो हमेशा खुला रहता है, उसके साथ पहले क्या करता है? बी आता है। दूसरे घंटे में ए हमेशा खुला रहता है, उसके बाद सी आता है, मतलब बारी बारी से आता है, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरह से। यानी पहले घंटे का काम, दूसरे घंटे का काम, इस तरह से। तो ए और बी एक घंटे में टोटल कितना काम होगा? तो एक घंटे में ए का 7 यूनिट, बी का 5 यूनिट, यहाँ पे ए का 7 यूनिट, सी का 4 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया? 12 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, यानी टोटल हम कहेंगे कि 2 घंटे में 23 यूनिट का काम होगा। ध्यान समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा इधर रखते हैं। ध्यान दीजिए कि 2 घंटे में कितना यूनिट? 23 यूनिट का काम होगा। लेकिन हमें करना कितना है? हमें 140 यूनिट का काम करना है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं 6 से गुना करूं तो कितना हो जाएगा? 12 घंटे में टोटल 138 यूनिट का काम होगा। 12 घंटे में 138 यूनिट काम होगा। वैसे भी आप यहाँ पे आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। 13 घंटा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 12 घंटे में करेक्ट आंसर टिक करेंगे। लेकिन समझिए कि एग्जैक्ट कैसे लाएंगे। तो अभी हमारे पास 138 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ, तो शेष कितना बचा है? 2 यूनिट आप कहेंगे कि रिमेनिंग है। अब ये 2 यूनिट करेगा कौन? 2 यूनिट आप कहेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि पहले तो यही कर रहे हैं ना। अगर 12 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ तक कंप्लीट। अब ये आगे करेंगे, तो ए और बी करेंगे, तो इनका आपको एफिशिएंसी पता है कि एक दिन में ये मतलब टोटल 12 करते हैं, तो 2 यूनिट कितना करेंगे? इस तरह से। अगर मतलब इनको कंप्लीट कराना हो तो 1/6 करेंगे। 1/6 कितना? घंटा हुआ, 1/6 आवर। लेकिन यहाँ पे आपको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे, तो ये आपका मिनट हो गया 10 मिनट। 2 यूनिट को कंप्लीट करने में इनको कितना समय लगेगा? 10 मिनट एक्स्ट्रा और लगेगा। तो टोटल समय लगा कितना? 12 घंटा पहले से और 10 मिनट और लगा, यानी 12 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने मिले तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चंस में किसको किसके साथ काम कराना है। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन किया जाता है कि ए को हमेशा ऑन रखा जाता है, चाहे वो पहले दिन काम करे या फिर दूसरे दिन काम करे। ए हमेशा ऑन रहता है, पहले दिन बी करता है, फिर उसके अगले 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे की बात कर रहे हैं, तो पहले घंटे में बी करता है ए के साथ, फिर उसके बाद सी करता है, फिर बी, सी, इस तरह से होगा। कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़िए। और नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण से प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 3:1 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी अगर हम बहुभुज की बात करते हैं तो बाह्य कोण और अंतःकोण का योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य कोण 3x और अंतःकोण x, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 4x की वैल्यू हो जाता है 180। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 45।
x की वैल्यू 45 अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल तरीके से प्रत्येक के लिए, मतलब अगर भुजा निकालना हो तो n बराबर क्या होगा 360 बटे में प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, ठीक है। n बराबर 360 बटे में प्रत्येक कोण यहाँ पे कर देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो 360 तो टोटल है ही, योग बाह्य जितने भी, मतलब एक बहुभुज है उसके बाह्य भुजाओं के अगर हम योग करते हैं तो 360 के बराबर होता है। और 45 अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो 9 बचे 45, 9 चौका 36 यहाँ पे हो जाएगा और 8 पंजे 40, यानी कि 8 बिल्कुल सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा, 8 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी थी, 8 थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और 250 किलोमीटर दूर है, यानी कि दो ट्रेन है, मान लीजिए कि दो रेलगाड़ी ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कितना है 250 है, ठीक है, 250 किलोमीटर है। ध्यान समझिए, आगे कह रहे हैं कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलती हैं, दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलती है, यानी एक इधर तरफ जा रहा है दूसरा आपका इधर आ रहा है, और 130 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं, यानी 130 किलोमीटर का जब डिस्टेंस वो कवर करती हैं तो ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए क्रॉस कर जाती हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि पहले जो ट्रेन है, पहला जो ट्रेन है उसने 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, पहले ट्रेन ने ए ने, मान लेते ए ने इतना कवर किया, तो दूसरे ने कितना क्या होगा, शेष जो 250 में से अगर हम 130 घटा लेंगे तो कितना 120 किलोमीटर का डिस्टेंस सेकंड वाले ने कवर किया। पहले वाले ने 130 तो दूसरे वाले ने 120 किया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं, आपको पता होगा कि अगर हम दोनों का रेशियो देखें, यहाँ पे ध्यान समझिए, ये क्या है, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो 130 यानी कि 13:12 है। आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, यानी जितना डिस्टेंस का रेशियो उतना ही स्पीड का रेशियो होगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 13:12। अगर यही पे इनके समय का अनुपात पूछा जाता, अगर समय का अनुपात पूछता तब हम यहाँ पे 12:13 कर लेते, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आया होगा, इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 13/12 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस मैथ क्लास में हमारे पास इतने ही सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और कल की वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी, आई होप कि आज थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं बिहार एसएससी सीजीएल वाला, तो आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे 199 में आपको वो कोर्स मिल रहा है, बहुत ही कम कीमत के साथ। सारे स्टडी मटेरियल, सारा नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।